हेलो एवरीवन। कैसे हैं अभी सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपनी अच्छे से कंटिन्यूअसली। तो जीके डेली डोज में आपका फिर से स्वागत है। डोज नंबर 8 आपको आज मिलने वाली है और टॉपिक हमारा हमेशा की तरह स्टैटिक जीके रहने वाला है। और स्टैटिक जीके जब तक हम स्टार्ट करेंगे यानी कि जब अभी तो हमारे शेड्यूल में सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री चलेगा, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब चलेगा। उसके लास्ट में हम स्टैटिक जीके उठाएंगे, एक बुक उठाएंगे, उस बुक को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। उस बुक में से हम मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में रिपीटेडली जो पूछे जाते हैं, उनको मैं डेली डोज के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। जब आप वो बुक करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं 60 to 70% तो याद कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मकसद है आपको याद कराने का, और 15 मिनट का है। हर किसी को ये देखना है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके सब में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोजाना बताता हूँ इसकी अहमियत, और टाइम हमारे पास कम है। अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो स्ट्रैटेजी के, लेकर प्रभु का नाम। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी? एक मेगा शहर की आबादी कितनी होती है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैं, जैसे कोई डांस का क्वेश्चन आ गया, उसमें ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के बताता हूँ। लेकिन ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ होते नहीं है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाने को कुछ भी लिखा सकता हूँ, आबादी मेगा शहर से या फिर या कुछ भी पॉपुलेशन से रिलेटेड। बस जो इंपॉर्टेंट जो चीज होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही कराऊंगा। और मेरा पर्पज है ये डेली डोज आपको रोजाना इसी वक्त याद हो जाए जब मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, एक मेगा शहर की आबादी कितनी होती है? तो वो आती है हमारी 10 मिलियन। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 1 मिलियन या 10 मिलियन या 20 मिलियन या 200 मिलियन, तो कितनी होती है? 10 मिलियन हमारी आबादी होती है एक मेगा शहर की। मेगा सिटी की जो आबादी होती है वो 10 मिलियन होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। मुख बारात किसकी खुफिया एजेंसी? एक तो अल मुख बारात है, एक तो अल मुख बारात है, एक मुख बारात है। तो मुख बारात का अभी देखेंगे आगे, दूसरी और खुफिया एजेंसीज होगी आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मुख बारात किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो वो हमारी है, वो इजिप्ट यानी मिस्र। इजिप्ट, मिस्र को कहा जाता है। मिस्र में जो है वो मुख बारात जो है वो खुफिया एजेंसी है। जैसे हमारी रो है, रो हमारी जो है वो खुफिया एजेंसी है वैसे भारत की, वैसे ही इजिप्ट मिस्र की जो खुफिया एजेंसी है वो कौन सी है? इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं जिसको, मुखबरात है। ठीक है, आगे चलेंगे। राज्य लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड? कब हुआ था? वही वो 1854 में हुआ था। 1854 में राज्य लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। तो 1854 में जो है हमारा यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था डलहौजी। इसको लॉर्ड डलहौजी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लॉर्ड वर्ड कुछ नहीं होती है, झंडू बाम होते हैं वो। क्या नाम है उनका? उत्कर्ष वाले सर का, वो बोलते हैं इनको झंडू बाम डलहौजी। तो रियल में यही नाम इनके लिए अप्रोप्रिएट है, इनको लॉर्ड लगा के बोलते हैं। अभी मतलब देश आजाद हो गया है और हमारे ऊपर जो राज करके गए थे उनको हम लॉर्ड बोल रहे हैं। बताओ, लॉर्ड, लॉर्ड बोल रहे हैं। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, बोलते हैं इसको इंग्लिश में। भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड बोलते हैं। बताओ, लॉर्ड क्यों लगाना है इनके आगे? डलहौजी, सीधा डलहौजी बोला करो, झंडू बाम डलहौजी ऐसे बोला करो। 1854 में ये डलहौजी जो था हमारा गवर्नर जनरल था भारत का। चलो आगे। लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान कौन सा था? अंतरिक्ष में सबसे पहले एक लाइका नामक कुतिया गई थी। कुतिया इन इट मीन्स की फीमेल डॉग गई थी, कैरिड ए डॉग नेम्ड लाइका। तो वो क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्पुतनिक सेकंड, उसका नाम था लाइका का, जो अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान था। कुत्ते को लाइका, लाइका कुत्ते को जो लेके गया था, स्पुतनिक सेकंड जो लेके गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान संस्थान कहाँ पे है? तो वो है कलपक्कम तमिलनाडु में, परमाणु केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु याद रखेंगे, और रिवीजन करवा दूंगा कल एक बार, आज याद कर लो। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख थे वो आर डी कटारी थे। आर डी कटारी यानी पूरा नाम इनका था रामदास कटारी, पर प्रथम प्रमुख थे रामदास कटारी। और एयरफोर्स के हमारे जो करंट चीफ है, जो अभी जो चीफ है, ये तो प्रथम चीफ है, ये फर्स्ट चीफ है हमारे इंडियन नेवी के। जो अभी इंडियन नेवी के करंट चीफ है वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार है वो हमारे अभी करंट में चीफ है। और जो प्रथम चीफ थे हमारे, फर्स्ट जो चीफ थे इंडियन नेवी के, वो थे आर डी कटारी यानी रामदास कटारी। ठीक है, आगे चलेंगे। ग्रीष्मकाल ओलंपिक में पहली बार हॉकी को कब शामिल किया गया? व्हेन वाज हॉकी इंक्लूडेड इन द समर ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो कब किया गया था?
1908 में किया गया था। 1908 में हॉकी में हॉकी को जो है वो ग्रीष्मकाल ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक कई प्रकार के होते हैं, वो ओलंपिक के बारे में भी कभी बात करेंगे। आज आपको याद रखना है कि ग्रीष्मकाल ओलंपिक में पहली बार हॉकी को जो है वो 1908 में शामिल किया गया था। लंदन यूके में फोर्थ समर ओलंपिक में शामिल किया गया था। लंदन में हो रहा था, ये फोर्थ समर ओलंपिक्स हो रहे थे, इसमें हॉकी को शामिल किया गया था। हॉकी हमारा देश का जो है वो राष्ट्रीय खेल है, पता है ना आपको? हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। पता ही नहीं है लोगों को, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो मैरी क्यूरी थी, मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, इनको दो नोबेल पुरस्कार मिले। एक तो 1903 में फिजिक्स में मिला था, यानी भौतिक विज्ञान में मिला था। 1911 में उन्होंने केमिस्ट्री में प्राप्त किया था, यानी रसायन विज्ञान में इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था 2 बार। ओनली एकमात्र महिला है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है हमारी मैडम मैरी क्यूरी। और इसको इनको 1903 में तो फिजिक्स में और 1911 में केमिस्ट्री में मिला था। ठीक है, आगे याद करेंगे। भारत का सच का ऊंचा सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? तो वो कौन है? वो है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। 3 क्वेश्चन इससे याद हो गए। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध का कौन सा है? तो वो है हमारा टिहरी बांध। कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। बांध तो नदी पर ही होता है ना, नदी पर स्थित है, भागीरथी पर। और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वो भागीरथी नदी तो कई राज्यों से निकलती है, पर उत्तराखंड में ये बांध स्थित है। ये आपको याद रखना है। 3 फैक्ट याद हो गए। टिहरी डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड ऑन द भागीरथी रिवर। और इसकी हाइट कितनी है इस बांध की? चौथा फैक्ट इससे याद करना है। हाइट किसकी इसकी कितनी है? इसकी हाइट इसकी 260.5 मीटर। इस टिहरी बांध की हाइट जो है वो 260.5 मीटर हाइट है इसकी। चलिए, 10वां नंबर क्या है? 10वें नंबर को मैं क्वेश्चन बना के नहीं, सीधे फैक्ट लिखते हैं। यूपी के बारे में कुछ फैक्ट याद करने हैं हमें। यूपी के बारे में क्या याद करना है? यूपी का गठन कब हुआ था, यानी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूपी का? यूपी का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आगे अभी मैं आपको दूसरी रिवीजन कराऊंगा, एक ये खत्म होने के बाद। पहली वाली जो पीडीएफ है उसका रिवीजन कराऊंगा। यूपी का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ था। यूपी में जिलों की संख्या कितनी है? 75 जिलों की संख्या है। यूपी का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा। रेंडियर बोलते हैं, रेंडियर इसको बोला जाता है। बारहसिंगा होता है, बारहसिंगा इसको बोला जाता है राजकीय पशु। 12 सिंह नहीं होते हैं, लेकिन इसको बारहसिंगा बोला जाता है। विधानसभा की सीटें कितनी, असेंबली में कितनी सीटें? 403 सीटें। और मैक्सिमम सीटें 403 मैक्सिमम सीटें। किसी भी स्टेट में 403 से ज्यादा सीटें नहीं है विधानसभा में। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 403। विधान परिषद कुछ ही स्टेट में है। किन किन स्टेटों में है वो मैं आपको जो है वो एक ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा अभी आने वाले वीडियोस में। किन किन स्टेट में जो है वो विधान परिषद है। विधानसभा तो सब में ही है, विधान सभा तो सब में ही है, विधान परिषद है वो कुछ ही स्टेट्स में है। वो किस किस में है वो आगे बताऊंगा वीडियोस में, ठीक है। विधान परिषद में इसकी कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी मैक्स है, इससे ज्यादा कहीं भी जो है वो सीटें नहीं है। किसी भी विधान परिषद में, जो भी विधान परिषदें हैं, इनमें से यूपी में सबसे ज्यादा सीटें कितनी? 100 सीटें। और असेंबली में कितने, असेंबली सीट्स कितनी, यानी विधानसभा में कितनी सीटें? 403 सीटें। अब राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें? 31 सीटें। और लोकसभा में 80 सीटें। तो ये यूपी के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो याद करने थे। आप याद करना, अच्छे से इनको रटना, और कल मैं आपको इनको वापस रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे। अब मैं आपको कल का जो एक पीडीएफ रह गई थी उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 7 नंबर पीडीएफ है ना। चलो, 7 नंबर पीडीएफ आपको याद करवा देता हूँ। ये नंबर, ये रही 7 नंबर। चलो, अ, हाँ, पहला क्वेश्चन। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपको रोजाना करवाता इसीलिए हूँ कि बार बार रिवाइज इसीलिए करवाता हूँ ताकि आपके पक जाए दिमाग में। ये करवा चुका हूँ मैं कल, ये आपको दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वापस पक जाए। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हमारा राजस्थान में। और इसको याद कैसे किया था? मैंने कल ही बताया था आपको कि देवी के नाम से याद किया था, कि राजस्थान में देवियां बहुत होती है, कुल देवियां बहुत होती है। इस तरीके से याद किया था कि राजस्थान की केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 1985 में शामिल किया गया था। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। आगे चलेंगे। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? वो कहाँ है? वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत कम है, कैसे याद हो, कैसे हमारा स्टैटिक कवर हो पाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चंस खत्म होंगे तो ऐसे मानो कि आपके एग्जाम में आए हुए मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो खत्म
हो चुके होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बाद में आपको ये रहेगा कि हाँ, अब मुझे स्टैटिक कवर करना है, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, और मैं ये आपको 2-1 महीने में कवर करा दूंगा, 60 दिनों में कवर करा दूंगा ना। 2 महीने में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो कवर करा दूंगा। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कैसे याद करवाया था मैंने आपको? अब आप कहेंगे कि सर ट्रिक आपकी वाली तो हमें याद नहीं रहती, नहीं रहती तो आप अपना बना ले, अपनी ट्रिक कोई बना ले। मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि 9 जने हैं, उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था सन 47 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। प्रवास का मतलब होता है दूसरे देश जाना, यानी कि उन्होंने भारत के जो कुछ मुसलमान थे उन्होंने बोला था कि नहीं, हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, तो वो प्रवास जाने से मना कर दिया। कितने जनों ने? 9 जनों ने। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए नहीं बनाया जाता कि 9 जनों ने मना कर दिया, तो मेरी ट्रिक है, ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, भारत लौटे थे, इस वजह से मनाया जाता है। आगे, द इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस की दो बुक्स का आपको ध्यान में रखनी है, एक तो इंडियन स्ट्रगल और एक द इंडियन पिलग्रिम्स। ये दो बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है हमारे सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होगी। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई? जैसे कि आपको पता है कि पहले जब भी समितियां बनती थी, कोई भी जैसे कोई रूल स्टेब्लिश करना होता था, या फिर कोई मान लो ऐसा कानून बनाना है, तो पहले समितियां बनाई जाती थी, उनमें कुछ लोग होते थे, उनकी सिफारिश ली जाती थी कि तुम बताओ भाई, ये रूल है वो स्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे करें इनको, कानून बनाने के कायदे क्या होंगे, नियम क्या होंगे, सब वो पूछा जाता था। तो वो समितियां बनाई जाती थी। वैसे ही ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टेब्लिश, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति के आधार पर जो रखा गया था वो था के संथानम समिति, के संथानम समिति थी, के संथानम कमेटी थी, जिसके आधार पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को स्थापित किया गया था। और कब स्थापना कब हुई थी इसकी? 1962 में स्थापना हुई थी, 1962 में स्थापना हुई, ठीक है। तो आज मैं इतने रिवीजन कराऊंगा आपको। 15 मिनट का वीडियो रहता है, पर आज थोड़ा सा कम ही रखूंगा। मुझे लगता है कि आपको कंटेंट देने में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। टाइम चाहे कभी कम हो जाता है, कभी 15 मिनट से 3-4 मिनट ऊपर भी चला जाता है, 2 मिनट ऊपर चला जाता है, कभी कम रह जाता है। तो आपको कंटेंट मेरी तरफ से एकदम प्योर, एकदम कहते हैं ना सटीक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को जो है वो लाइक करना। डेली डोज के टाइम से का टाइम जो है वो 5 बजे का है, 5 बजे आपको रोजाना मिल जाती है, आज भी आपको 5 बजे ही मिला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, बिना डिमोटिवेशन हुए। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके लास्ट में मैं ये जरूर बोलता हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट अगर आप हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया, और पढ़ाई को विराम लगा दिया इसका मतलब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने की, या फिर आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हो, इसका एक ही इलाज है, एक ही जो है उपाय है इसका, कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते रहें। इरेगुलरिटी मत बनाओ। आपने 4 दिन पढ़ाई की, 5वें दिन छोड़ दी, 6ठे दिन छोड़ दी, फिर आप अगले 4 दिन पढ़ाई करेंगे तो पीछे वाले रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने में आपके 2 दिन तो वैसे चले जाएंगे, फिर 2 दिन पढ़ाई कर पाएंगे आप नहीं। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई में इरेगुलरिटी आती है, तो इरेगुलरिटी अपने पढ़ाई में नहीं बनानी है, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ 100%, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई चीज़ पूछनी होती है शाम को 9:30 बजे, शाम को 9:30 बजे आज भी, और हर रोज संडे को छोड़ के हर रोज शाम को 9:30 बजे आ जाया करो। आपका कोई भी डाउट होता है वो मुझसे वहाँ पूछ लिया करो। आपको कोई भी गाइडेंस की कमी मैं होने नहीं दूंगा। कोई बैच अगर आपको चाहिए, जिसके आपके पास पैसे नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो बैच लेना चाहते हैं, तो उनको भी मैं बैच फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ मेरी तरफ से, अगर मेरे पास कोई बैच पड़ा होता है तो। क्योंकि बच्चे बहुत सारे जुड़ जाते हैं ना, जब मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी है, बच्चों में थोड़ी सी है मेरी, तो बच्चों को मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आपके पास ये बैच जो है वो पड़ा है, बता दो भी आपके पास फ्री पड़ा है, तो मैं दे देता हूँ किसी को। तो वो दे देते हैं कि सर ठीक है, हमारे पास तो पड़ा ही है, आप किसी और को दे दो, तो मैं दे देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बैचेस पड़े हैं, आपको किसी को जरूरत हो तो ले लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे वीडियो को। थैंक यू। जय श्री राम।